गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका हमारे यूट्यूब चैनल नैनो नोट्स में स्वागत है। हमने अपना मुग़ल साम्राज्य के 2 शासकों के बारे में कवर कर लिया था, बाबर, हुमायूं, और आज हम कवर करेंगे शेर शाह सूरी के बारे में, जो कि एक अफ़गान सरदार थे और इन्होंने मुग़ल साम्राज्य में 5 वर्षों का शासन किया था। इनका शासनकाल था 1540 से 1542 तक। 1540 से 1545 तक इन्होंने 5 वर्षों तक भारत में शासन किया, मुग़ल साम्राज्य में। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं मैप के माध्यम से। इनका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक विस्तृत था। इधर देखिए, पाकिस्तान के मुल्तान क्षेत्र से लेते हुए सिंधु झेलम नदी के, चेनाब नदी के क्षेत्र से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और इधर बिहार, हरियाणा, झारखंड, बांग्लादेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात, इन क्षेत्रों में इनका जो साम्राज्य था वो फैला हुआ था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, कुछ शॉर्ट में हमने लिखा है, कुछ बातें हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, विस्तृत चर्चा करते हैं इनके बारे में। तो शेर शाह सूरी का अन्य नाम था फरीद खां या शेर खां नाम था। इनका जन्म 1485-86 में हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म 1472 में हुआ था। इनकी जन्मभूमि हिसार थी, जो कि आज हरियाणा में है, अथवा सासाराम बिहार में। इनके जन्म स्थान के बारे में भी मतभेद है लोगों में। इनकी मृत्यु हुई थी 22 मई 1545 ईस्वी में बुंदेलखंड में। इनके पिता का नाम था हसन खां। माता के नाम के बारे में संदेह है। संतान इनकी जलाल खां थी, जो कि बाद में जब सिंहासन आरोहण उनका होता है तो उन्होंने इस्लाम शाह सूरी की उपाधि धारण की थी। शेर शाह सूरी ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। इनकी राज्य सीमा उत्तर मध्य भारत तक फैली हुई थी। शासनकाल 17 मई 1540 से 22 मई 1545 तक था। 5 वर्षों का शासनकाल था। इनका राज्याभिषेक 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। धर्म था इस्लाम धर्म। चौसा का युद्ध और बिलग्राम की लड़ाई इनके शासनकाल की 2 महत्वपूर्ण युद्ध थे। इनके पूर्वाधिकारी जो थे हुमायूं थे, और उत्तराधिकारी थे इस्लाम शाह सूरी। इनके पुत्र थे। इस्लाम शाह सूरी शेर शाह सूरी के पुत्र थे। सूर्यवंश की स्थापना की थी। शेर शाह सूरी के पिता ने सूर्यवंश की स्थापना की थी, तो शेर शाह सूरी सूर्यवंश से ताल्लुकात रखते थे। इनका मकबरा शेर शाह का मकबरा के नाम से प्रसिद्ध है। अन्य जानकारी में क्या लिखा है कि शेर शाह सूरी पहला मुस्लिम शासक था जिसने यातायात की उत्तम व्यवस्था की और यात्रियों एवं व्यापारियों की सुरक्षा का संतोषजनक प्रबंध किया था। इन्होंने एक सड़क का निर्माण करवाया था, जो कि आज ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। शेर शाह सूरी पूरे साम्राज्य का संस्थापक था, सूर साम्राज्य का संस्थापक था। इसके पिता का नाम हसन खां। शेर शाह को शेर खां के नाम से भी जाना जाता था। इतिहासकारों का कहना है कि अपने समय में अत्यंत दूरदर्शी और विशिष्ट सूझबूझ का आदमी था। इसकी विशेषता इसलिए अधिक उल्लेखनीय है कि वह एक साधारण जागीरदार का उपेक्षित बालक था। उसने अपनी वीरता, अदम्य साहस और परिश्रम के बल पर दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा किया हुआ था। हुमायूं और शेर शाह के बारे में देखते हैं। आगरा में हुमायूं की अनुपस्थिति के दौरान शेर शाह ने जो अपनी स्थिति और मजबूत कर ली थी, वह बिहार का निर्विरोध स्वामी बन गया था। नज़दीक और पास के अफगान उसके नेतृत्व में इकट्ठे हो गए थे। हालांकि वह अब भी मुगलों के प्रति वफादारी की बात करता था, लेकिन मुगलों को भारत से निकालने के लिए उसने खूबसूरती से योजना बनाई। बहादुर शाह से उसका गहरा संपर्क था। बहादुर शाह ने हथियार और धन आदि से उसकी सहायता की मुगलों को भारत से निकालने में। इन स्रोतों के उपलब्ध हो जाने से उसने एक कुशल और बृहद सेना एकत्रित कर ली थी। उसके पास 1200 हाथी थे। हुमायूं के आगरा लौटने के कुछ ही दिन बाद शेर शाह ने अपना सेना का उपयोग बंगाल के सुल्तान को हराने में किया था, और उसने जब बंगाल के सुल्तान को हरा दिया तो 1,30,000 दिनार
दिनार जो होती थी वो स्वर्ण मुद्राएं होती थी, प्राप्त कर ली थी। इससे उसकी शक्ति और बढ़ गई। ठीक है। एक नई सेना को लैस करके हुमायूं ने वर्ष के अंत में चुनार किले को घेर लिया। और हुमायूं ने सोचा था कि ऐसे शक्तिशाली किले को पीछे छोड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे उसकी जो रसद के मार्ग को खतरा हो सकता था। लेकिन अफगानों ने दृढ़ता से किले की रक्षा की। कुशल तोपची रूमी खां के प्रयत्नों के बावजूद हुमायूं को चुनार का किला जीतने में 6 महीने लग गए। हुमायूं ने एक तोपखाना तैयार किया था, लेकिन फिर भी उसको 6 महीने प्रयास करने पड़े। 6 महीने की कोशिशों के बाद चुनार का किला उसके हाथ में आ सका। इसी दौरान शेरशाह ने धोखे से रोहतास के शक्तिशाली किले पर अधिकार कर लिया था। वहां उसने अपने परिवार को सुरक्षित छोड़ सकता था। फिर उसने बंगाल पर दोबारा आक्रमण किया और उसकी राजधानी गौड़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है। जब 1539 में चौसा का युद्ध हुआ और 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ, बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं, तो इसमें शेरशाह सूरी जीत गया और दिल्ली की गद्दी पर उसने आरूढ़ हुआ। भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक के रूप में शेर खां तथा बाबर के चंदेरी अभियान के दौरान कहे गए ये शब्द अक्षरशः से खुतबे पढ़वाए और सिक्के ढलवाए। जिस समय शेरशाह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, उसके साम्राज्य की जो सीमाएं थी वो पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूरब में असम की पहाड़ियां तक फैली हुई थी, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में झारखंड की पहाड़ियों और बंगाल तक फैली हुई थी। इसका गखरों से युद्ध हुआ। 1541 में शेरशाह सूरी ने गखरों को समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाया था, और गखरों को इसलिए समाप्त करना चाहता था क्योंकि ये एक जनजाति थी जो कि लड़ाकू थी जनजाति, और ये बहुत शक्तिशाली थी। तो इसने गखरों को जाति को समाप्त करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन ये उनको हरा नहीं सका। इसी के बदले उसने रोहतासगढ़ के पास एक किले का निर्माण करवा दिया था, जिससे ये अपनी सीमा में उनको आने से रोक सके। ठीक है। उसके बाद उसने यात्रियों और व्यापारियों की सुरक्षा का प्रबंध किया था। लगान और मालगुजारी वसूल करने का संतोषजनक व्यवस्था की थी। शेरशाह सूरी के फरमान फारसी भाषा के साथ नागरी अक्षरों में भी होते थे। ठीक है। देवनागरी जो लिपि है उसमें और फारसी भाषा में, दोनों में इसके फरमान होते थे। वह पहला बादशाह था जिसने बंगाल के सोना गांव से सिंधु नदी तक 2000 मील लंबी पक्की सड़क बनवाई थी। इसी को आज बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। उस सड़क पर घुड़सवारों द्वारा डाक लाने ले जाने की व्यवस्था थी। ठीक है। यह मार्ग उस समय सड़क ए आजम कहलाता था। बंगाल से पेशावर तक की यह सड़क 500 कोस या 250 किलोमीटर लंबी थी। शेरशाह ने इस सड़क पर यात्रियों की सुविधा के लिए प्रत्येक कोस पर मीनार बनवाई थी। सड़कों पर ठहरने के लिए सराय बनवाए थे। पानी का बंदोबस्त रहता था। शेरशाह का भतीजा अदली था जो शेरशाह के पुत्र और उत्तराधिकारी इस्लाम शाह के बाद 1554 में गद्दी पर बैठा था। यहाँ एक बिंदु स्मरणीय ये है कि शेरशाह ने अफगानों के दबाव के कारण हिंदुओं से जजिया कर को समाप्त नहीं किया था। ठीक है। उसने हिंदुओं से जजिया कर को नहीं हटाया और कई सारे मुसलमानों पे जो कर लगे थे उनको हटा दिया, पर जजिया को लगा रहने दिया। ठीक है। गखरों से युद्ध के पश्चात उसने मालवा का अभियान 1542 में किया। 1542 में मालवा जो था उसमें कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी जो कि उसको सुदृढ़ीकरण कर सके, उसको मजबूती प्रदान कर सके। तो उस समय मालवा की स्थिति बहुत कमज़ोर पड़ी थी, और इसी का फ़ायदा उठा के शेरशाह सूरी ने मालवा पर आक्रमण कर दिया और मालवा को जीत लिया। उसके पश्चात उसने 1543 में रायसीन का अभियान किया। पूरलमल की मृत्यु के बाद राजपूत स्त्रियों ने पूरलमल जो वहाँ शासक थे रायसीन के, उनको वहाँ से उनकी मृत्यु को कर दी थी। इसने मार दिया था रायसीन पर आक्रमण करके। तो वहाँ की उनकी जो पत्नियाँ थी, वहाँ की पूरनमल की जो पत्नी थी, उन्होंने जौहर प्रथा को अपना लिया था। ठीक है। उसके बाद इसने मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया और मारवाड़ के जो शासक थे मालदेव, उनको हरा दिया और इसने मारवाड़ पर अधिकार कर लिया 1544 ईस्वी में। उसके बाद आता है कालिंजर का अभियान।
कालिंजर के अभियान में ही ये इसका अंतिम अभियान होता है और इसी के पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो कहा जाता है कि कालिंजर का अभियान जो किया था शेरशाह सूरी ने, वहाँ पे एक जो शासक थे कालिंजर के, कीरत सिंह थे, शेरशाह के आदेश के विपरीत रीवा के महाराजा वीर भान सिंह बघेला को शरण दे रखी थी। इस कारण से नवंबर 1544 ईस्वी में शेरशाह ने कालिंजर किले को घेरा डाल दिया। लगभग 6 महीने तक किले को घेरे रखने के बाद भी सफलता के आसार न देखकर शेरशाह ने किले पर गोला बारूद के प्रयोग करने का आदेश दे दिया। ऐसा माना जाता है कि एक दीवार के किले के दीवार से टकराकर एक गोला के विस्फोट से शेरशाह की 22 मई 1545 ईस्वी को मृत्यु हो गई। ठीक है, तो मृत्यु के समय वह उक्का नाम का एक आग्नेय शास्त्र चला रहा था। उसका जो जिससे उसकी मृत्यु हुई थी, उस आग्नेय शास्त्र का नाम, उस गोले का नाम उक्का था। उसके मरने से पूर्व किले को जीत चुका था। ठीक है, जब वो मरा वो किले पर जीत चुका था, लेकिन फिर भी जीतने के बाद भी उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु पर इतिहास कानूनगों ने कहा है, इस प्रकार एक महान राजनीतिक एवं सैनिक का अंत अपने जीवन की विजयों एक लोक हितकारी कार्यों के मध्य ही हो गया था। ठीक है, इसकी वित्त व्यवस्था के बारे में देखते हैं। शेरशाह की वित्त व्यवस्था जो थी, एक मिनट, शेरशाह की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी आय का सबसे बड़ा जो स्रोत था वो लगान, जमीन पर लगने वाला कर था या लगान थी। ठीक है, शेरशाह की जो लगान व्यवस्था थी वो रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता था। स्थानीय आय, जिसमें कई प्रकार के करों से एकत्र करते थे, उन्हें अब्बास कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? अब्बास कहा जाता था। शेरशाह के समय में भूमि 3 वर्गों में बटी हुई थी। क्या थी? अच्छी भूमि, साधारण और खराब भूमि। एक मिनट, अच्छी भूमि साधारण एवं खराब में विभाजित थी। पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकारी लगान से के रूप में लिया जाता था। केवल मुल्तान में उपज का 1/4 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। लगान नगद रूप में वसूला जाता था, पर नगद में लेना अधिक पसंद था। मतलब कि लगान नगद में और अनाज दोनों रूपों में लिया जाता था, पर शेरशाह सूरी लगान को नगद में लेना ज़्यादा पसंद करता था। लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियाँ प्रचलित थीं। ठीक, कौन कौन सी प्रणालियाँ थीं? तो इसमें था बटाई या गल्ला बख्शी, नक्श या मुक्ताई या कनकूत, नकदी या जब्ती या जमी। इन तीनों प्रणालियों में किसान द्वारा नकदी व जमाई व्यवस्था को अधिक सराहा जाता था। 3 प्रकार की बटाई होती थी: खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। सॉरी। किसानों को शेरशाह के शासनकाल में जरीबाना या सर्वेक्षण शुल्क एवं मुहासिलाना या कर संग्रह शुल्क देना पड़ता था। ठीक है, जिनकी दरें क्रमशः भू राजस्व की 2.5% एवं 5% थी। ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक किसान को पूरी लगान पर 2.5% अतिरिक्त कर देना होता था। शेरशाह ने कृषि योग्य भूमि और परती भूमि दोनों की नाप करवाई थी। इस कार्य के लिए उसने अहमद खां की सहायता ली थी। किसकी सहायता ली थी? अहमद खां की। शेरशाह द्वारा जो प्रचलित रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, मुल्तान को छोड़कर राज्य के लिए सभी भागों में लागू थी। ये मुल्तान में नहीं लागू थी, बाकी सभी भागों में लागू थी राज्य के। मुल्तान में शेरशाह ने राजस्व निर्धारण और कर संग्रह के लिए पहले से चली आ रही बटाई या हिस्सेदारी व्यवस्था को ही प्रचलन में रहने दिया था। वहाँ से उत्पादन का 1/4 भाग लगान वसूल किया जाता था, जो अन्यत्र प्रचलित नहीं था। ठीक है, शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। ठीक है, शासन सुधार के क्षेत्र में शेरशाह ने एक जनहितकारी व्यवस्था की स्थापना की थी, जिसमें काफ़ी कुछ अकबर ने भी सीखा था। इसीलिए कहा जाता है कि जो शेरशाह सूरी था वो अकबर का पूर्वगामी था। मतलब कि शेरशाह सूरी की कई सारी नीतियों से अकबर भी प्रभावित हुआ था और उसकी नीतियों का उसने अनुसरण किया था। शासन के सुविधाजनक प्रबंध के लिए उसने सारे साम्राज्य को 47 भागों में बांटा था, जिसे प्रांत कहा जाता था।
प्रत्येक प्रांत परगने तथा गांव परगने में बटे थे। ठीक है, पता नहीं क्या हो जाता है। ठीक है, काफ़ी कुछ यह व्यवस्था आज की प्रशासनिक व्यवस्था से मिलती है। शेर शाह के शासनकाल का भूमि व्यवस्था अत्यंत ही उत्कृष्ट थी। उसके शासन के काल में महान भूविशेषज्ञ टोडरमल खत्री था। भूविशेषज्ञ कौन था? टोडरमल खत्री था, जिसने आगे चलकर अकबर के साथ भी कार्य किया। ठीक है, और शेर शाह ने भूमि सुधार के अनेक कार्य किए। उसमें भूमि की नाप कराई, भूमि को बीघों में बांटा, उपज का 3/1 भाग भूमि कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। उसने भूमि कर को अनाज एवं नगद दोनों रूपों में लेने की प्रणाली विकसित की थी। ठीक, पट्टे पर मालगुजारी लिखने की व्यवस्था की गई। किसानों को यह व्यवस्था दी गई कि वे अपना भूमि कर स्वयं राजकोष में जमा कर सकते थे। अकबर के शासनकाल की भूमि व्यवस्था काफ़ी कुछ इसी पर आधारित थी। बाद में अंग्रेजों ने भी इसको लागू किया था। आगे देखते हैं मुद्रा व्यवस्था। ठीक, तो मुद्रा व्यवस्था के बारे में देखते हैं। शेर शाह ने जो मुद्रा व्यवस्था में सुधार किया था, उसने सोने और चांदी के आकर्षक सिक्के चलवाए थे। कालांतर में इन सिक्कों का अनुसरण मुगल सम्राटों ने किया। शेर शाह ने 167 ग्रेन सोने की असरफी 167 ग्रेन सोने की असरफी और 178 ग्रेन चांदी का रुपया चलवाया था एवं 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया था। 167 ग्रेन सोने की असरफी, 178 ग्रेन चांदी का रुपया, 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया था। उसने शासनकाल में 23 टकसालें थी। उसने अपने सिक्कों पर अपना नाम, पद एवं टकसाल का नाम अरबी भाषा में और देवनागरी में लिपि में खुदवाया था। ठीक है, शेर शाह के रुपये के विषय में स्मिथ ने कहा है कि यह व्यवस्था वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। आज जो रुपया चलता है ये शेर शाह सूरी ने ही चलवाया था। ठीक है, और उस पर जो उसने टकसाल का नाम लिखवाया था, आज भी टकसालों के जो मार्क होते हैं, सिंबल होते हैं, लोगो होते हैं, वो सिक्कों पर छपे होते हैं। आज नाम नहीं होता पर लोगो छपे होते हैं। ठीक है, और परिवहन व्यवस्था के बारे में देखते हैं। शेर शाह सूरी के शासनकाल की सबसे बड़ी व्यवस्था उसकी परिवहन व्यवस्था थी। सड़कें किसी भी राष्ट्र के विकास की धुरी मानी जाती हैं। शेर शाह सूरी ने इसके महत्व को जाना था और उसने अपने समय से आगे सोचकर इतिहास में अमर हो गया। शेर शाह सूरी ने बंगाल के सोना गांव से सिंध नदी तक 2000 मील लंबी पक्की सड़क बनवाई थी, जिससे यातायात की उत्तम व्यवस्था हो सके। उसके साथ ही उसने यात्रियों और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए भी संतोषजनक प्रबंध किया। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाना शेर शाह सूरी के विलक्षण सोच का परिणाम था। यह सड़क सदियों से देश के विकास में अहम भूमिका निभा रही है। उसने सड़कों पर मील के पत्थर लगवाए, डाक को सही किया, घुड़सवारों द्वारा डाक को लाने ले जाने की व्यवस्था की। उसने आदेश फारसी तथा के साथ नागरी अक्षरों में भी होते थे। अनेक भवनों जिसमें रोहतासगढ़ का किला था, अपना मकबरा, दिल्ली का पुराना किला का निर्माण कराया। शेर शाह ने सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए थे, फल लगवाए थे और पानी की व्यवस्था की थी। वहाँ पे उसने चेयर भी लगवाया था जिससे लोग बैठ के आराम कर सकें। ठीक है, और उसने दिल्ली में उसने शहर पनाह नामक बिल्डिंग बनवाई थी, जो आज वहाँ का लाल दरवाज़ा है। ठीक है, सरकार और प्रशासन के बारे में देखते हैं। 3 धातुओं की सिक्का प्रणाली जो मुगलों की पहचान बनी, वो शेर शाह सूरी द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? शेर शाह सूरी द्वारा शुरू की गई थी। पहला रुपया शेर शाह सूरी के शासन में जारी हुआ था, जो आज रुपये का अग्रदूत है। रुपया आज भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मॉरिशस, मालदीव, सेशल्स राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण, जो उस समय सड़क के आजम या सड़क बादशाही के नाम से जानी जाती थी। डाक प्रणाली का विकास, जिसका इस्तेमाल व्यापारी भी कर सकते थे, ये सब भी किसने कराया था? शेर शाह सूरी ने कराया था। इसकी स्थापत्य कला के बारे में देखते हैं। हालांकि स्थापत्य कला में हम आर्ट एंड कल्चर में, या जब मुगल साम्राज्य ख़त्म हो जाएगा उसका अंत में हम पूरा लेके पूरे मुगल साम्राज्य की स्थापत्य कला के बारे में बताएंगे, तो वहाँ डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं।
ठीक है। तो वह क्षेत्र जिसमें शेरशाह का योगदान निसंदेह ही अविस्मरणीय है वह है स्थापत्य कला का क्षेत्र। इसके द्वारा सासाराम में एक झील के अंदर ऊंचे टीले पर निर्मित करवाया गया था। स्वयं का मकबरा पूर्वकालीन स्थापत्य कला शैली की पराकाष्ठा तथा नवीन शैली के प्रारंभ का द्योतक माना जाता है। इसके अतिरिक्त शेरशाह ने हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह को तुड़वाकर उसके ध्वंसावशेषों से दिल्ली में पुराने किले का निर्माण कराया था। ठीक है। किले के अंदर शेरशाह ने किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण कराया था, जिससे उत्तर भारत के भवनों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ठीक है। और उसने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। शेरशाह ने दिल्ली में लंगर की स्थापना की, जहां पर संभवतः 500 तोला सोना हर दिन व्यय किया जाता था। ठीक है। आगे देखते हैं मकबरा इसका। शेरशाह सूरी का शहर बनारस कोलकाता रोड पर सासाराम था। यहीं पर उसने अपने जीते जी अपना मकबरा बनाना शुरू कर दिया था। मकबरा पत्थरों से बना है। मकबरे सबसे ऊपरी सिरे से पूरा सासाराम का दृश्य साफ दिखाई देता है। उसके बाद 22 मई इसकी मृत्यु के बारे में देख लेते हैं और उसके बाद हमारा शेरशाह सूरी समाप्त हो जाएगा। 22 मई 1545 में चंदेल राजपूतों के खिलाफ लड़ते हुए शेरशाह सूरी की कालिंजर किले की घेराबंदी की, जहां उक्का नामक आग्नेय शास्त्र से निकले गोले के फटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहीं पे हमारा शेरशाह सूरी समाप्त हो जाता है। ठीक है। और अब हम अगले वीडियो में देखेंगे अकबर के बारे में। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और थैंक यू सो मच।